बच्चों हम हमारा थर्ड चैप्टर उत्पादन और लागत पढ़ रहे थे, जिसके लास्ट वीडियो में हमने कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बारे में जाना। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध है उसकी हमने चर्चा की। तो मैंने आपको बताया भी था कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, इनके द्वारा हम आगे पढ़ेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। बच्चों जब हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ा था तभी हमने बात की थी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसका दूसरा नाम है परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम, अर्थात जब साधनों के मध्य अनुपात क्या होता चला जाता है, परिवर्तित। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते, कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जिसकी वजह से साधनों के मध्य अनुपात परिवर्तित हो जाता है। तो उसकी वजह से कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में अलग अलग परिवर्तन आता है। इसी वजह से अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम लागू होते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। साधनों के मध्य अनुपात यहाँ परिवर्तित होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि हमने मान लिया कि जो भूमि है वो तो स्थिर रहेगी काल में, लेकिन हम श्रम को 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो साधनों के मध्य अनुपात क्या हो गया, बदलता है। यहाँ 5:1 है, फिर 5:2 हो गया, 5:3 हो गया, 5:4 हो गया। तो साधनों के मध्य अनुपात क्या होता चला जा रहा है, परिवर्तित होता चला जा रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अल्पकालीन उत्पादन फलन के रूप में उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। ये उत्पत्ति ह्रास नियम है, क्योंकि बाद में हम ज़्यादा उत्पादन करते चले जा रहे हैं तो उत्पादन क्या होता चला जाता है, घटता भी चला जाता है। तो अर्थशास्त्रियों का ये मानना है, पहले तो ये माना जाता था कि ये जो नियम है वो केवल कृषि क्षेत्र में लागू होता है, अर्थात भूमि पर हम जैसे जैसे उत्पादन किए जाते हैं तो बाद में ऐसा होता है कि जो फसल है, जो उत्पादन है वो घटने लगता है। लेकिन अब अर्थशास्त्री मानते हैं केवल कृषि क्षेत्र में नहीं, बाकी उत्पादन के सभी क्षेत्रों में ये नियम लागू होता है। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अनुसार कृषि क्षेत्र की तरह उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयाँ बढ़ाने पर एक सीमा के पश्चात साधन की सीमांत उत्पादकता में ह्रास होना प्रारंभ होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है। तो पहले ये मानते थे केवल कृषि क्षेत्र में ऐसा होता है कि सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर घटने लगता है और उसके बाद शून्य हो जाता है, फिर ऋणात्मक, मतलब घटने भी लगता है, ऋणात्मक भी हो जाता है। पहले केवल कृषि क्षेत्र में माना जाता था, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अब उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में ये नियम लागू होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अर्थात एक स्थिर साधन के साथ जब हम परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करते चले जाते हैं, दोनों के अनुपात में हम परिवर्तन करते चले जाते हैं, तो एक सीमा के पश्चात सीमांत उत्पादन घटने लगता है, ऋणात्मक भी हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, जिससे कुल उत्पादन भी क्या होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब कुल उत्पादन भी क्या होता है, घटने लगता है। आ रहा है बच्चों समझ में? इसे ही हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहता है कि जब एक साधन को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो साधनों के अनुपात में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप एक सीमा के पश्चात कुल उत्पादन घटने लगता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। आ गया बच्चों समझ में? ये हो गया परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की परिभाषा। अब आगे है, चाहे तो आप कर लो एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों को परिवर्तन करो, या अन्य साधन को स्थिर रखकर एक साधन को बढ़ाया जाए। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि एक साधन को स्थिर रखकर और एक साधन को परिवर्तनशील किया गया। भाई उत्पादन के 5 साधन काम में लिए जाते हैं, बेसिकली हम 5 की बात करते हैं, इसके अलावा कच्चा माल और ये सब चीज़ें भी काम में ली जाती हैं उत्पादन करने में। तो एक साधन को स्थिर रखकर अन्य को परिवर्तनशील कर सकते हैं, या अन्य साधन को स्थिर रखकर केवल एक साधन को परिवर्तनशील करें। कहने का तात्पर्य साधनों के बीच स्थिर और परिवर्तनशील का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सभी साधन स्थिर नहीं होने चाहिए, सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए। तो ये नियम लागू होता है। ठीक है बच्चों, आगे है, साधनों के अनुपात में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है, क्योंकि साधनों के मध्य क्या बदल जाता है, अनुपात। इसीलिए परिवर्तनशील अनुपात, साधनों के मध्य क्या बदल गया, अनुपात बदल गया, इसीलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है।
आगे है एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन को परिवर्तित करने पर कुल, औसत और सीमांत उत्पादन में अलग अलग तरीके से परिवर्तन होता है। हमने पढ़ा था ना कि हमने पूरी सारणी भी बनाई थी कि भूमि को तो हमने रख दिया स्थिर, इस तरीके से भूमि को हमने रख दिया स्थिर, फिर हमने 1 2 3 4 किसमें परिवर्तन किया हमने, एल में क्या किया हमने, श्रम में हमने परिवर्तन किया। तो उसके हिसाब से हमने पढ़ा था कि जो कुल उत्पादन है वो तो पहले क्या होता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है हमने देखा था कि उसमें कुल उत्पादन है पहले तो बढ़ती दर से बढ़ता है और फिर घटती दर से बढ़ता है और फिर उसके बाद अधिकतम होकर घटने लगता है। कब होता है, जब साधन एक तो स्थिर है और दूसरे साधन को हम परिवर्तनशील करते चले जा रहे हैं। और फिर हमने एपी एमपी भी देखे थे कि प्रारंभ में तो एपी बढ़ता है और फिर घटने लगता है और एमपी जो है प्रारंभ में बढ़ता है फिर क्या होता है, अधिकतम होकर घटने लगती है और फिर ऋणात्मक हो जाता है। यही हमने पढ़ा था टीपी एपी एमपी। तो इस तरीके से टीपी एपी और एपी तीनों में अलग अलग तरीके से परिवर्तन होता है जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों के बीच में जो अनुपात है वो क्या होता चला जाता है, परिवर्तित होता चला जाता है। ठीक है, कभी कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, कभी समान दर से तो कभी घटती दर से। इस प्रकार अलग अलग तरह से उत्पादन परिवर्तन को 3 अवस्थाओं की सहायता से समझा जा सकता है। हमने ये बताया था ना कि कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से, फिर अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है। तो उसके हिसाब से उत्पादन की 3 अवस्थाएं बनती हैं। कौन कौन सी? पहली है बढ़ते औसत उत्पादन की प्रथम अवस्था, दूसरी है घटते प्रतिफल की द्वितीय अवस्था और तीसरी है ऋणात्मक प्रतिफल की तृतीय अवस्था। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं बनती है। बढ़ते औसत उत्पादन, जिसमें औसत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है, घटते प्रतिफल की द्वितीय अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की तृतीय अवस्था। अब हम इसमें एक एक जो ये स्टेजेस हैं उनको पढ़ेंगे। पहली स्टेज है बढ़ते औसत उत्पादन की प्रथम अवस्था। डायग्राम भी हमारे सामने बना हुआ है, देखो कितने अच्छे से बना हुआ है। इसमें तीनों स्टेजेस बता रखे हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, देख रहे हो ना, यह है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। आपने कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन वाला वीडियो यदि देखा है तो आपको ये चैप्टर, ये वाला जो वीडियो है वो बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। हम यही देख रहे हैं, कुल उत्पादन देखो पहले बढ़ती दर से फिर घटती दर से बढ़ रहा है, फिर उसके बाद अधिकतम हुआ, फिर उसके बाद घटने लगा। इसके बाद औसत उत्पादन हम देख रहे हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, फिर शून्य हुआ, घट के, और उसके बाद ऋणात्मक हो गया, और औसत उत्पादन बढ़ता हुआ, फिर अधिकतम और उसके बाद घटने लग गया। ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब जो पहली स्टेज है वो क्या कहती है, स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने से उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। सबसे पहले क्या होता है, जो स्थिर साधन है वो हमारा है 5, मान लिया था हमने, क्या है 5, और परिवर्तनशील साधन 1 2 3 4, ये हमारा है n और ये हमारा है l। तो शुरू में जो स्थिर साधन है उसके साथ जो परिवर्तनशील साधन है उनको बढ़ाया जाता है। तो स्थिर साधन तो हमारे पास पहले से इनफ है और परिवर्तनशील साधनों को हम बढ़ा रहे हैं स्टेजेस में, शुरू में। तो क्या होता है, जो उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत कैसे बनता है, अच्छा बनता चला जाता है। आ रहा है समझ में? तो क्या होता है कि जो परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने से उत्पादन क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। परिवर्तनशील साधन के साथ स्थिर साधन का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग होने लगता है। भाई पहले स्थिर साधन है, उसके साथ परिवर्तनशील साधन हम बढ़ाए जा रहे हैं, तो जो स्थिर साधन है उसका भी कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है और परिवर्तनशील साधन का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है। परिवर्तनशील साधन के साथ स्थिर साधन का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग होने लगता है, जिससे उत्पादन के साधनों के मध्य अच्छा तालमेल होने के कारण उत्पादन कैसे बढ़ता है, बढ़ती दर से। दोनों के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, इसीलिए उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया इस तरह से उत्पादन कैसा होता है, बढ़ती दर से बढ़ता हुआ होता है। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने के कारण एमपी औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है। जब बढ़ती दर से बढ़ रहा है अर्थात कुल उत्पादन अच्छे से बढ़ता चला जा रहा है, उत्पादन तो बढ़ रहा है, तो इसी वजह से सीमांत उत्पादन क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है, और वो औसत उत्पादन से भी ज़्यादा बढ़ता है। सीमांत उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है औसत उत्पादन से। इस अवस्था में आपने एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई है। कुल उत्पादन वक्र का ढाल बहुत अधिक होता है, जो मोड़ के बिंदु से आगे गिरने लगता है।
हमने बताया था ना कि ये मोड़ का बिंदु होता है। मोड़ के बिंदु पे क्या होता है, जहाँ से जो हमारा कुल उत्पादन वक्र है पहले उन्नतोत्तर दर से क्या होने लगता है, नतोदर, बढ़ती दर से घटती दर। यहाँ पर ये बढ़ती दर से होकर क्या हो जाता है, घटती दर, जिसे हम मोड़ का बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड़ का बिंदु। और इसके बाद से क्या होता है, मोड़ के बिंदु के बाद से जो उत्पादन है वो बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में। और बढ़ते प्रतिफल क्यों लागू होते हैं, हमने एक तो बताया कि उत्पादन के जो साधन है स्थिर और परिवर्तनशील, उन दोनों के बीच एक अच्छा संयोग बैठ जाता है, इसी कारण उत्पादन कैसा होता है, बढ़ता होता है। अब यहाँ पर लिख रखा है कौन कौन से कारण है, स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग, स्थिर साधन का तो पूर्ण उपयोग हो रहा है, वो तो स्थिर ही रहता है। इसके बाद है अनुकूलतम साधन संयोग, दोनों के बीच में जो संयोग है स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच में वो एक अच्छा बन जाता है। साधन की कार्यकुशलता में वृद्धि, अब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन बढ़ता चला जाता है तो स्थिर साधन की भी कार्यकुशलता में क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है। भूमि है वो एकदम ऐसे ही है, उसका कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन उसमें हम श्रम लगाते चले जाएंगे तो उत्पादन बढ़ता चला जाएगा शुरू में। ठीक है, तो इसीलिए बढ़ते प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है जिसमें कुल उत्पादन बढ़ता हुआ होता है बढ़ती दर से और फिर बाद में घटती दर से। ठीक है, और सीमांत उत्पादन अधिक तीव्र गति से बढ़ता है औसत उत्पादन की तुलना में, ये हमने देखा था। अब दूसरी जो अवस्था है, देखो हमारी जो अवस्था है उसको देखो दिखा रखा है इस यहाँ तक। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है जहाँ पर कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर मोड़ के बिंदु के बाद से घटती दर से बढ़ने लगता है। सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है अधिकतम होके और कम भी होने लगता है, और जो औसत उत्पादन है वो बढ़ता हुआ होकर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो जो प्रथम अवस्था है, जो प्रथम चरण है वो कहाँ पर खत्म होती है, जहाँ पर AP बराबर क्या हो जाते हैं, MP हो जाते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में, जहाँ पर AP बराबर MP हो गए वहाँ पर फर्स्ट स्टेज हमारी ख़त्म हो जाती है। और फर्स्ट स्टेज में क्या क्या हो गया होता है वो आप देख ही पा रहे हो कि जो कुल उत्पादन है बढ़ती दर से बढ़ के घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है, औसत उत्पादन है वो बढ़ता हुआ होकर अधिकतम हो जाता है, सीमांत उत्पादन है वो बढ़ता हुआ होकर अधिकतम होकर घटने भी लगता है। तो ये परिवर्तन हो जाते हैं प्रथम चरण में। ठीक है, इसके बाद है घटते प्रतिफल की द्वितीय अवस्था। अभी हमने देखी थी प्रथम अवस्था, अब देखते हैं द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में तो क्या हो जाता है, कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन अधिकतम भी हो जाता है। जो दूसरी स्टेज है यहाँ से यहाँ पर तक है, कुल उत्पादन की अवस्था देख रहे हो आप कि घटती दर से तो बढ़ता हुआ होता है और साथ में ई बिंदु पर क्या हो जाता है, अधिकतम भी हो जाता है क्या, कुल उत्पादन। इसके बाद है इस अवस्था में स्थिर साधन व परिवर्तनशील साधन के आकार की आनुपातिकता के कारण उत्पादन कैसे बढ़ता है, समान दर से। इस अवस्था में आते आते क्या होता है बच्चों कि जो कुल उत्पादन है, मतलब जो स्थिर साधन है और परिवर्तनशील साधन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग बराबर सा हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि 5 5 5 5 था, उसका स्थिर था, वो 1 2 3 4 5 बढ़ते चले जा रहे थे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग बराबर सा हो जाता है। इसीलिए जो उत्पादन है वो लगभग समान दर से बढ़कर अधिकतम हो जाता है। समझ में आ रहा है कैसा हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इसके बाद है उत्पादन समान दर से बढ़ जाता है। अब इसमें हम द्वितीय चरण है उसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्थिति रहती है। उत्पादन जैसे कुल उत्पादन की बात की, घटती दर से बढ़ता होकर अधिकतम हो जाता है, जबकि जो सीमांत उत्पादन है वो घटता हुआ होकर क्या पहुंच जाता है, शून्य तक पहुंच जाता है। ये द्वितीय चरण ना हमारा, इसमें कहाँ तक पहुंच जाता है, शून्य तक पहुंच जाता है। और औसत उत्पादन घटता हुआ होता है। द्वितीय चरण में क्या होता है, जो कुल उत्पादन है वो घटती दर से बढ़ता हुआ होता है और अधिकतम हो जाता है, सीमांत उत्पादन घटता हुआ होकर शून्य हो जाता है और औसत उत्पादन घटता हुआ होता है। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन से अधिक होता है। जो औसत उत्पादन है वो क्या होता है, इसमें औसत उत्पादन ऊपर है, सीमांत उत्पादन नीचे है। औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। दोनों कैसे होते हैं, घटते हुए। सीमांत उत्पादन भी घटता हुआ होता है, औसत उत्पादन भी घटता हुआ होता है। सीमांत उत्पादन तो कहाँ पर पहुँच जाता है, शून्य तक भी पहुँच जाता है। आ रहा है ना बच्चों समझ में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, अब एक घटते प्रतिफल लागू क्यों होते हैं। पहले बढ़ते प्रतिफल लागू हुए थे, अब घटते क्यों लागू होते हैं, क्यों होते हैं, साधनों की स्थिरता। अब वो साधन जो स्थिर ही था, परिवर्तनशील साधन बढ़े जा रहा है, तो दोनों का जो साधन है वो क्या होता है,
संयोग दोनों का जो साधनों का संयोग हो वो अनुकूल के बाद थोड़ा सा हड़बड़ाने लगता है, तो साधन जो स्थिर है वो स्थिर ही रह जाता है, जबकि परिवर्तनशील बढ़ता चला जाता है। साधन अनुकूलता की समाप्ति, तो इसलिए साधनों के बीच में जो अनुकूलता है वो खत्म होती चली जाती है, इसीलिए यहाँ पर घटते प्रतिफल की अवस्था होती है। अब जो तीसरी अवस्था है वो है ऋणात्मक प्रतिफल की। अब ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है बच्चों, कुल उत्पादन घटने लगता है, औसत उत्पादन वही घटता हुआ होता है, और सीमांत उत्पादन तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये थर्ड स्टेज है। कुल उत्पादन घटता हुआ होता है, सीमांत औसत उत्पादन घटता हुआ है, और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करने पर एक सीमा के बाद स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का आकार आनुपातिक नहीं रहता। हम स्थिर साधन को तो स्थिर ही रख रखे हैं और परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाए जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो संयोग है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, उनका अनुपात बिल्कुल खराब हो जाता है। स्थिर साधन में परिवर्तनशील साधन का दबाव बढ़ने के कारण तालमेल कम होने लगता है, जिससे कुल उत्पादन में क्या होती है, कमी। दोनों का साधन सहयोग बिल्कुल बिगड़ जाता है, जिससे कि दोनों का तालमेल खत्म हो जाता है और कुल उत्पादन घटने लगता है। तथा सीमांत उत्पादन तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सीमांत उत्पादक तो ऋणात्मक भी होने लग जाता है, क्योंकि कुल उत्पादन घटने लगता है। अब है विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था अर्थात श्रेष्ठ अवस्था। हमने तीनों जो अवस्था हैं उनकी चर्चा कर ली, तीनों अवस्थाओं की चर्चा कर ली। पहली अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता हुआ घटती दर से बढ़ता है। जो औसत उत्पादन है वो बढ़ता हुआ होकर अधिकतम हो जाता है। सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है और फिर अधिकतम होकर घटने लगता है। यहाँ पर सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तीव्र होता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज की बात की, जो कि शुरू होती है एपी बराबर एमपी से। तो कुल उत्पादन क्या होता है, घटती दर से बढ़ता हुआ अधिकतम हो जाता है। औसत उत्पादन क्या होता है, घटता हुआ होता है, और सीमांत उत्पादन घटकर शून्य हो जाता है। फिर हमने तीसरी स्टेज की बात की, जहाँ पर कुल उत्पादन घटता हुआ होता है, औसत उत्पादन घटता हुआ होता है, जबकि सीमांत उत्पादक तो ऋणात्मक हो जाता है। अब एक उत्पादक के सामने तीनों अवस्था होती है, तीनों अवस्थाओं में से वो कौन सी अवस्था का चयन करता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था अर्थात श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है। विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था वह होती है जिसमें दी हुई लागत में उत्पादन क्या होता है, अधिकतम किया जा सके। हमने सबसे पहले लेसन में ही पढ़ा था कि एक उत्पादक का लक्ष्य क्या है, कि अपनी लागतों को तो कम करे और उत्पादन को अधिक करे। जैसे एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, जो वस्तु की दी हुई जो अपनी आय है उसमें उपयोगिता को क्या करे, अधिकतम करे। उसी प्रकार से उत्पादक का उद्देश्य होता है अपनी लागत में, जो भी सबसे कम लागत में ही सबसे अधिक उत्पादन को वो प्राप्त करे, तथा दिए हुए उत्पादन की लागत कैसी हो, न्यूनतम हो। उत्पादन की द्वितीय अवस्था श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। द्वितीय अवस्था में तो उत्पादक कहाँ पहुँचता है, अधिकतम उत्पादन में पहुँच जाता है। इसीलिए एक उत्पादक सेकंड स्टेज का ही क्या करेगा, चयन करेगा, ठीक है। ये हमारी पहली अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, और ये तृतीय अवस्था है। तो जो ये अवस्था है इसमें कुल उत्पादन क्या हो जाता है, अधिकतम, और सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। भाई पहली अवस्था में तो क्या होगा, उसको प्राप्त तो हो रहा है, कुल उत्पादन अधिक प्राप्त हो रहा है, सब कुछ धनात्मक चल रहा है, लेकिन वो सोचेगा और अधिक उत्पादन करता हूँ, जिससे कुल उत्पादन तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना, बढ़ती दर से के बजाय घटती दर से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है ना, तो वो उससे और अधिक प्रमोट होगा, और फिर वो क्या करेगा, सेकंड स्टेज पर पहुंच जाएगा। लेकिन वो थर्ड स्टेज पर उत्पादन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि थर्ड स्टेज पर क्या होगा, कुल उत्पादन तो घटने ही लगता है और सीमांत उत्पादन तो ऋणात्मक ही हो जाता है, ठीक है। प्रथम चरण में कुल उत्पाद, औसत उत्पादन में सीमांत उत्पादन तीनों में वृद्धि होती है। जैसे हमने चर्चा की, तीनों में वृद्धि होती है, अतः उत्पादक और अधिक उत्पादन करने के लिए क्या होगा, प्रेरित, और द्वितीय चरण में क्या आ जाएगा, वो प्रवेश कर जाएगा। तृतीय चरण में क्या होगा, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन घटता है और सीमांत उत्पादन तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक भी हो जाता है, इसीलिए वो उसमें उत्पादन नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेज में तो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो और अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि उसको कुल उत्पादन बढ़ती दर से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए वो सेकंड में चला जाएगा। थर्ड पे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक और कुल उत्पादन तो घटने ही लगता है, इसीलिए वो किस पे करेगा, सेकंड स्टेज पे उत्पादन करेगा, ठीक है बच्चों। अब ये सारणी के द्वारा आपको तीनों अवस्थाएं अच्छे से समझाई गई हैं कि फर्स्ट स्टेज में टीपी में क्या होता है, एपी में क्या होता है, एमपी में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है और थर्ड में क्या होता है। देखो यहाँ पर तो है स्टेजेस, अवस्था, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। यहाँ पर है टीपी, एमपी और एपी। तो पहली अवस्था में देखते हैं, टीपी बढ़ती दर से बढ़कर घटती दर से बढ़ता हुआ होता है पहली अवस्था में,
और एमपी बढ़ता हुआ होता है और फिर क्या होता है, अधिकतम होकर घटने भी लगता है। और एपी बढ़ता हुआ होता है और फिर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। दूसरी अवस्था में जो टीपी है बढ़ता हुआ तो होता है लेकिन घटती दर से बढ़ता हुआ होता है और फिर अधिकतम हो जाता है। और एमपी घटता हुआ होता है और फिर कहाँ पर पहुँच जाता है, शून्य तक पहुँच जाता है। और एपी जो एमपी है उसके बराबर से शुरू होती है और फिर घटता हुआ होता है क्या, एपी। इसके बाद है तीसरी स्टेज में जो कुल उत्पादन है वो क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है, तो घटता हुआ होता है। जो सीमा उत्पादन है वो तो ऋणात्मक हो जाता है और एपी वो ही घटता हुआ होता है लेकिन शून्य से अधिक होता है। आगे बच्चों समझ में, तो ये तीनों जो हमने अच्छे से समझ लिए थे डायग्राम के द्वारा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या संबंध होता है टीपी में, एपी में और एमपी में, और इसके हिसाब से कौन सी तीसरी 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसमें साधनों के मध्य अनुपात बदलता है, जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, औसत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, वो हमने यहाँ पर चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन, अर्थात जिसको समझाया जाता है पैमाने के प्रतिफल के द्वारा, जहां साधनों के मध्य अनुपात नहीं बदलता, क्योंकि दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है जिसमें क्या होता है, सभी साधनों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, अतः साधनों के मध्य अनुपात स्थिर रहता है, जिसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तीनों स्टेजेस में तीनों की क्या क्या दशा होती है, टीपी, एपी, एमपी की, वो आपको अच्छे से समझना है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।